बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल भुट्टा में खुश आमदीद कहता हूं, जिसमें मैं आपको मैथ और फिज़िक्स को बेहतर और आसान वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लेक्चर से सुनने हैं और समझने की कोशिश करनी है। कुछ लोगों का कहना है जी मैथ और फिजिक्स बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, तो मेरे ख्याल से उनका कहना गलत है, क्योंकि किसी ने क्या खूब बात की है, इफ़ यू फाइंड मैथ एंड फिजिक्स अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट देन यू लर्न इट फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन। उसने बहुत ही खूबसूरत बात की है। अगर आपको मैथ और फिजिक्स मुश्किल लगते हैं तो आपको पढ़ाने वाले ने आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाए और आपने रट्टा लगाया, और रट्टा लगाने से मैथ और फिजिक्स नहीं आती। इसलिए हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको नाइन्थ क्लास के मैथ से स्टार्ट करवाऊंगा, और क्योंकि पहला चैप्टर है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के बारे में आप गौर से पढ़ें। मैट्रिक्स चैप्टर 1 है, नाइन्थ क्लास, क्योंकि मैट्रिक्स नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए एक नया टॉपिक है जो उन्होंने पहले ना सुना है, ना देखा है, ना पढ़ा है। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जी इसकी डेफिनेशन से। मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है जी? कहते हैं जी अगर आप क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखें तो उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर, क्लोज्ड ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना है 1 2 3 5। कोई भी एलिमेंट आप लिख सकते हैं। अल्फ़ाबेट एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, मैथमेटिकल एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम हमेशा इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ए के बजाय आप सी लिख दें, जो मर्जी जो आपका दिल करे आप, लेकिन होने क्या चाहिए? इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स। ये हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। इसके बाद किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या चीज़ होती है जी? मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे गए हैं, अगर वो हॉरिजॉन्टल लिखे गए हैं तो उनको हम कहेंगे रो ऑफ द मैट्रिक्स। कितनी रो है इसमें? R1 R2। और अगर वो वर्टिकल लिखे गए हैं तो उसे हम कहेंगे कॉलम C1 C2, 2 रो और 2 ही कॉलम, हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम। इसके बाद हमारे पास आता है जी एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ले जी लेट करें हमारे पास मैट्रिक्स है ए और ये क्लोज ब्रैकेट है। इसके अंदर जो भी हम एंट्रीज लिखेंगे, जो भी हम अल्फाबेटिकल एलिमेंट लिखें या फिर कोई भी नंबर आप लिखें, उनको हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द एलिमेंट्स। कोई भी लिख दें आप 1 7 9 11, जो आपने नंबर इसके अंदर लिखने हैं इस क्लोज ब्रैकेट के अंदर, उसको हम कहेंगे एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आती है एक नई चीज जो क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में। वो कहते हैं जी इसका ऑर्डर फाइंड करें। कोई भी मैट्रिक्स गिवन है आपके पास, इफ लेट करें जी ए है, मैट्रिक्स है, तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे गए हैं, यही लिख लें 7 9 11। लें जी, कहते हैं जी इसका ऑर्डर फाइंड करें। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या तरीका है? उसके नंबर ऑफ रोज काउंट कर लें। ये R1,
JR2, ठीक हो गया। और उसके नंबर ऑफ कॉलम काउंट कर लें हम, C1 C2। लिखना कैसे है, ऑर्डर जितने नंबर ऑफ रोज हैं वो पहले लिख लें, 2 हैं 2 लिख दिए, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम जितने हैं 1 2, 2 हैं 2 लिख दिए। इसको लिखने का एक और तरीका है 2/2, और इसको क्रॉस कहना है ना कि मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि आप ऑर्डर फाइंड कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर, ना कि किसी चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ले जी, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए। 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, पहले रो को लिखना है बाद में कॉलम को लिखना है। इसके बाद हमारे पास एक और नई चीज आती है जी, वो है इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स गिवन है, वो कहते हैं जी क्या ये इक्वल है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इक्वल मैट्रिक्स। अगर आपको 2 मैट्रिक्स गिवन हो और वो आपसे पूछे कि ये इक्वल हैं या नहीं है, उसके लिए 2 चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। पहली चीज है उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहली चीज, दे मस्ट हैव सेम ऑर्डर। जो एलिमेंट ए का होगा, मैट्रिक्स ए का होगा जो ऑर्डर, वही मैट्रिक्स बी का भी होना चाहिए। और दूसरा एक शर्त और है, जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। क्या है, दे मस्ट हैव इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ले जी, ये दोनों अगर शर्तें वो मैट्रिक्स दोनों पूरी करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों इक्वल हैं। कोई एग्जांपल हम कर लेते हैं जी, लेट A इज इक्वल टू 7 1 2 5। ये कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास A। अगर एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, उसको सेम होने के लिए क्या चाहिए, सेम एलिमेंट्स हो उसमें और ऑर्डर भी सेम हो। मतलब यहां पे 7 है, यहां पे भी 7 होना चाहिए, डिफरेंट तरीके से हो, डिवाइड करके हो, मल्टीप्लाई करके हो या माइनस करके हो, लेकिन होना से 7 ही चाहिए। 14/2, 14/2 7, ये भी 7। दूसरा ये 1 है, इधर आप लिख लें 1 2 -1, ये 1 है और ये भी 1 है, ठीक हो गया। अब ये 7 -5, ये 2 है और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो भी 2 है। अब ये 5 है, इसको आप 5 ही लिख दें या कोई और वैल्यू लिख दें, लेकिन बनना 5 ही चाहिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसलिए हम कहेंगे A इज इक्वल टू B। यहां तक आपको अगर आज समझ आ गई है तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 1.1, जो कि बहुत ही आसान है और वो डिपेंड करती है जी, ये जो डेफिनेशंस हमने सीखी हैं इनको इस्तेमाल करके उन्होंने मुख्तलिफ 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उनको सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन है जी, वो कहते हैं कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनका ऑर्डर फाइंड कर दें। करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लें जी, क्या कहते हैं, एलिमेंट्स गिवन है, इनका ऑर्डर फाइंड करें। पार्ट सी आप करें जी।
4। अब इसका ऑर्डर फाइंड करने के लिए जो जो मैंने आपको बताया उसके लिहाज से इसकी रो कितनी है, 1 है। कॉलम चेक करें इसका, कॉलम कितने हैं, C1 C2, कॉलम 2 है तो इसका ऑर्डर लिख दें आप, ऑर्डर इज इक्वल टू रो 1 है, पहले रो लिखते हैं बाय, उसके बाद कॉलम लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो ये इसका आ गया ऑर्डर। ठीक हो गया, और बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जी क्वेश्चन नंबर 2। कुछ मैट्रिक्स उन्होंने दिए हैं और वो कहते हैं बताएं कि ये मैट्रिक्स इक्वल हैं या नहीं हैं। इक्वल मैट्रिक्स तब ही होंगे जब उनकी ऑर्डर सेम होगा, उनका ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, इक्वल मैट्रिक्स के लिए 2 ही शराइत हैं। पहली शर्त ऑर्डर सेम हो और दूसरी शर्त दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। क्वेश्चन हम कर लेते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, B इज इक्वल टू 3 5, ये एक मैट्रिक्स गिवन है। और एक और लिख लें आप, D इज इक्वल टू 3 3 प्लस 2, एक और लिख लें, E इज इक्वल टू 7। लें जी, अब बताएं इनमें से कौन कौन से इक्वल हैं। इसके नंबर ऑफ रोज 1 है, इसकी नंबर ऑफ रोज 1 है, इसकी नंबर ऑफ रो 1 है। नहीं, नंबर ऑफ रो इक्वल है तीनों की। अब कॉलम पे आ जाए, इसका कॉलम 1 है, ये 2, बी के कॉलम 2 है, डी के 1 2, डी के भी 2 हैं और ई के क्या है 1 है। कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है, क्योंकि उसके कॉलम दोनों के 2 2 हैं और इसका 1 है, मतलब ये इक्वल नहीं है किसी के भी। लेकिन क्योंकि पहली शर्त इन दोनों ने कंप्लीट कर ली है, इसके भी 1/2 बन रहा है ऑर्डर और इसका भी 1/2 बन रहा है ऑर्डर, तो इसके लिए दूसरी शर्त हम देखेंगे कि यार ये इक्वल हैं या नहीं है, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं। इसका 3, इसका भी 3, इसका 5, इसका भी 5, दोनों को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, मतलब B इज इक्वल टू D इज नॉट इक्वल टू E। ले जी, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन E इनका इक्वल नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर ही सेम नहीं है और ना ही उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हैं। तो दोनों शर्तें वो वाज़ेह नहीं कर रहा है, इसलिए वो इक्वल नहीं है। इसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं, वो कहते हैं ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। आप A B C और D की वैल्यू फाइंड करें। क्या फाइंड करना है जी, क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड A B C एंड D वैल्यूज, इनकी वैल्यू फाइंड करें। वो कहते हैं मैट्रिक्स कौन सा गिवन है वो हम लिख लेते हैं इधर, गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स लें। मैट्रिक्स की वैल्यू आप लिखें A प्लस C, दूसरी वैल्यू A प्लस 2B और C माइनस 1 4D माइनस 6, ये इक्वल किसके है 0 माइनस 7 3 2D। लें जी, ये है हमारे पास गिवन इक्वल मैट्रिक्स। ये ज़हन में ज़रूरी रहना है, ये इक्वल मैट्रिक्स है और इसको इक्वल मैट्रिक्स समझते हुए हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ले जी, देखें सॉल्यूशन इसका। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं इसलिए इनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए।
ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको दे रहे हैं आप क्वेश्चन 1 का नेम। ठीक हो गया। इसके बाद इसको इसके इक्वल होना चाहिए ए प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया। और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद c-1 को इसका इक्वल होना चाहिए। c-1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आप c की वैल्यू फाइंड कर लें। c इज इक्वल टू 1 इधर माइनस का है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 3 + 1 इज इक्वल टू 4। c की वैल्यू हमारे पास आ गई जी 4। अब ये इसके इक्वल होना चाहिए 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, साइन चेंज हो जाएंगे। 4d - 2d इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया। अब d की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये रह गया 2d इज इक्वल टू 6। d की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/2 इज इक्वल टू 3। लें जी, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, c की वैल्यू आ गई 4। दो वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें पुट करें और वैल्यू फाइंड करें। क्योंकि c की वैल्यू गिवन है तो हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। a प्लस c इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1। a प्लस c इज इक्वल टू 0 लें। a प्लस सी इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें, हमने फाइंड की है c की वैल्यू। c की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, तो 4 लिख दें आप। +4 इज इक्वल टू 0, इधर जाकर माइनस हो गया, a की वैल्यू आ गई -4। लें जी, a की भी आ गई, c की आ गई। इसलिए हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करके फाइंड कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 क्या कहती है हमें, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a की वैल्यू हमारे पास आई है -4 + 2b इज इक्वल टू -7। ये उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2b इज इक्वल टू -7 + 4, 2b इज इक्वल टू -3। b फाइंड करना है -3/2। लें जी, a, b, c और d की वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर ये तमाम वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो जो दोनों मैट्रिक्स आएंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना। इंशाल्लाह फिर आपके लिए एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।